to the next video of Accounts Adda। आज हमारी वीडियो नंबर 23 और वीडियो नंबर 23 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब ये क्या है? हमने पिछली वीडियोस में वीडियो नंबर 22 तक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, जब भी एडमिशन होता है तो गुडविल क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वो वीडियो जाके एक बार पहले देखिए। यहां हम आगे आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कि अगर एडमिशन के टाइम पे हमें क्वेश्चन में कोई रिजर्व मिल जाता है, कोई प्रॉफिट मिल जाता है, तो उस रिजर्व का और उस प्रॉफिट का क्या करना है और कैसे उसको झेलना है और क्या क्या करते हैं वो समझेंगे। देखो गाइस, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अकाउंट्स में यू नीड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको पता है कि आप वो क्यों कर रहे हो तो आप सही। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू नो व्हाई यू आर डूइंग दिस देन यू आर राइट। देखो अब समझ लें, जो रिजर्व है वो किनका है? जैसे हम मानते हैं देखो ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो 3:2, सी आया 140। अब ये भी आया ए और बी ने मिलके पिछले 3 सालों में 2 लाख रुपए का रिजर्व इकट्ठा किया। अब ध्यान से सोच के बताओ कि इस रिजर्व पे हक किसका है, इन दोनों का या इन तीनों का? जो सी नया आया है उसका भी हक बनता है क्या उस रिजर्व पे? वो अभी अभी आया है और रिजर्व इन दोनों ने मिलकर पिछले 3 सालों में इकट्ठा किया। किसका हक है? सिर्फ ए और बी का। यानी कि अगर कोई रिजर्व है तो उस पर हक इन दोनों का है। क्यों है? क्योंकि पहले से अब तक इन्हीं लोगों ने उस रिजर्व को मेंटेन किया है, इसलिए मेंटेन नहीं किया। जो सी है वो नया नया आया है, इजंट मेंटेन द रिजर्व, उसने अब तक मेंटेन नहीं किया उस रिजर्व को, ना ही उस रिजर्व का प्रॉफिट, ना ही उस रिजर्व का लॉस। तो अगर कोई लॉस भी है क्योंकि पिछले कई सालों से इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है या वो लॉस देना है तो वो भी यही दोनों देंगे। सी आके उस लॉस की पेमेंट नहीं करने वाला, ये ध्यान रखना। तो इफ एनी रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस exist at the time of admission of new partner, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व मिलता है तो क्या करना है? देखो, then it must be distributed between old partner in old ratio। क्योंकि ये दोनों का ही हक है तो वो उन्हीं दोनों पार्टनरों को मिलेगा इन देयर ओल्ड रेशियो, पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ काम नहीं, ये रिजर्व बच जाएगा ओल्ड रेशियो। अब ध्यान समझना, अब बटेगा कैसे? बट तो जाएगा, बटेगा कैसे? अकाउंट में होता तो है, हाँ भाई पैसा आया तो इसके बाद चला जाएगा, पर जनरल एंट्री क्या करें? सबसे बड़ा खेल तो यही आता है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्यों करना है, पर करें कैसे, लिखे कैसे कि ये हो रहा है? और वहां लैंग्वेज तो लिख नहीं सकते कि राम कम तो कैश गो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी जनरल एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। और जनरल एंट्री कैसे क्रिएट करनी है वो देखो यहाँ पे समझना। अब पहले ये देखो कितने तरीके के रिजर्व हमें मिलते हैं, ध्यान समझना इस चीज को। अगर मुझे रिजर्व बैलेंस शीट में मिलेगा पहली चीज तो कहां का मिलेगा? कौन कौन सा? लायबिलिटी साइड, मतलब इस तरफ बैलेंस शीट में कितने तरीके के रिजर्व मिलते हैं? या तो जनरल रिजर्व मिलेगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से मिलेगा, कहां? लायबिलिटी, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये 4-6 हैं। और इनके अलावा एक दूसरे से कंटीजेंसी रिजर्व या एक नॉर्मल 2-3 रिजर्व। एसेट साइड में जो मुझे मिलने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों तरफ मिल रहा है। देखो, लायबिलिटी अलग, एसेट्स अलग। एसेट्स में मिल सकता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई और रिजर्व मिल रहा। अब समझना ध्यान से, जो भी हमें इस तरह मिलता है वो एक तरीके से हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। कंपनी को नुकसान है, कंपनी की लायबिलिटी तो हमारा प्रॉफिट। और जो एसेट साइड में मिलता है वो क्या होता है? लॉस होता है इस तरीके से। अब ध्यान से समझना, इसकी बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल सीधा ना सिंपल सा खेल है। हमने रिजर्व जिस चीज के लिए बनाया है, अगर वो स्पेसिफिक चीज है तो पहले वहां लगाओ पैसा। अगर मैंने रिजर्व एम्प्लॉय के लिए लगाया और एम्प्लॉय का पैसा है, एम्प्लॉय की कोई लायबिलिटी आ जाती है तो पहले उसको देना पड़ेगा।
ठीक है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रिजर्व बनाया है, इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी आ जाती है, तो वो पैसा पहले इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और मैं ये चीज तो देखो सिंपल, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लाइबिलिटी का बैलेंसेस क्या होता है? लाइबिलिटी के बैलेंस हमने बचपन में पढ़े थे 11वीं कक्षा में, that all the liabilities have credit balance, all the liability have credit balance। तो अब इनको खत्म करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा जनरल रिजर्व, ये एंट्री होती है। यानी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई इन ओल्ड रेशो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है लायबिलिटी साइड, तो उसको भी ऐसे बांटना है। वर्कमैन कंपनसेशन है तो उसको भी ऐसे बांटना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है तो उसको भी ऐसे ही बांटना है। पर अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब समझो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड किसके लिए बना है भाई? एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ है ना, हमारे लिए तो नहीं बना हुआ, ए और बी के लिए नहीं बना हुआ ना। हम तो ए और बी को पैसा बांट रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ है। एम्प्लॉयज 2 पार्टनर थे तब भी है, एम्प्लॉयज 3 पार्टनर थे तब भी है, तो ये कभी भी नहीं बांटा जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कभी भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हुए देखो, मैं एक साथ लिख रहा हूं, जो हो गया उसको डेबिट, ये सारे डेबिट, और पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब यह समझो ध्यान से, ये 2 खेल हैं जो सारा खेल करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहां एक चीज समझना, यहां कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है वो समझो कि क्यों बनाया हुआ है हमने वर्कमैन कंपनसेशन। हमारे जो वर्कमैन है उनको कंपनसेशन देने के लिए, यानी कि अगर उनको जो कंपनसेशन कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उनको कंपनसेशन दे दिया जाए। मानते हैं हमारे पास 10,000 का रिजर्व पड़ा था, 10 का पड़ा था, उसमें से अभी अभी एक एम्प्लॉय का हाथ टूट गया, उसको 2,000 रुपए देने पड़े, 2,000 रुपए देने पड़ गए। तो यहां जो पैसा बटेगा वो कितना बटेगा समझना, 2,000 रुपए तो उसके चले गए। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए बनाया है अगर वही काम आ गया तो पहले दे दो, तो यहां 10 में से 2 तो उसके पास चले गए, तो बटने के लिए कितने रह गए? 8,000। तो पार्टनर को मिलेंगे कितने? दोनों पार्टनरों को ओल्ड रेशो में 8,000। ये ध्यान रखना, ये जिसके लिए बनाया हुआ है उसके अगर वो लायबिलिटी आ जाती है तो उसको पहले देखो, फिर बाद में यहां पे आ जाएंगे, समझा? इसलिए इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन का कौन सा अमाउंट जाता है? एक्सेस ऑफ फंड ओवर लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ फंड ओवर लायबिलिटी, एक्सेस मतलब ज्यादा, क्या? फंड किसके ऊपर? लायबिलिटी के ऊपर। यहां फंड था 10, लायबिलिटी कितनी है? कितनी हाथ टूटा उसका? 2,000। कितना एक्सेस पड़ा हुआ है? 8,000 रुपए, जो कि हमने क्या कर दिया? बांट दिया। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका भी सेम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों बनता है? कि भाई इन्वेस्टमेंट मान लो आज खरीदे 10,000 की, ठीक है, ये खरीदी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जब पार्टनर आया तब उस इन्वेस्टमेंट की कीमत या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो अगर कम हो जाए तो उसके बारे में हमको नुकसान नहीं हो, इसलिए हम एक फंड बना देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास फंड पड़ा था 3,000 रुपए, कितने का पड़ा था? 3,000 रुपए का हमारे पास फंड पड़ा था, ठीक है। जब पार्टनर आया, अब जब पार्टनर आया तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू खोजी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आई 9,000 रुपए। कितनी निकल के आई? 9। ध्यान समझना, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको बचाने के लिए ये फंड है। 10,000 हमारी मार्केट वैल्यू थी जब हमने खरीदा, 10 का था। आज हमने कैलकुलेट जब उसको करा तो वो 9 का रह गया। कितने की कमी पड़ गई? 1,000 की। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लक्चुएशन वाले में से 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में वापस से लगा देंगे। हो गया भाई ये 10 का। जिस काम के लिए बना था वो काम पूरा कर दिया इसने, बचा हुआ पैसा कितना रह गया? 3 में से 1 चले गए, तो बचे हुए 2,000 रह गए। सिंपल, ये बढ़ जाएगा किसको? पार्टनर्स को। तो 2 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहले जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, थर्ड एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट टू एक्स टू वाई,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डेबिट 2x2y। यहाँ एक ही फंड नहीं बढ़ता जो होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्योंकि ये पार्टनरों के लिए नहीं बनाया हुआ, ये एम्प्लॉयज के लिए बनाया हुआ है। और पुराना पार्टनर हो या नया पार्टनर हो, एम्प्लॉयज तो एम्प्लॉयज ही होते हैं, क्योंकि जनरल एम्प्लॉय वर्ड किसी राम के लिए नहीं बना हुआ कि राम जाएगा तो बटेगा, एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ है। हमारे यहाँ जो है वो एम्प्लॉय है, तो चला गया वो एक्स एम्प्लॉय। ध्यान समझो। लास्ट चीज है छोटी सी, वो देखो, ये तो हो गया फंड। अब अगर ऐसी साइड में कुछ चीजें मिल जाती हैं तो उनका क्या करना है? ऐसी साइड का बैलेंस हमने अपनी बचपन में पढ़ा था कि क्या होता है, डेबिट। तो उनको खत्म करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा, जिनको मिल रहा है। तो मिल किसको रहा है, ओल्ड पार्टनर को, जिनसे लिया जा रहा है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में। और क्या क्या क्रेडिट होने वाला है, जो हुआ है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी साइड में मिलता है तो नुकसान है, तो टू P&L अकाउंट या फिर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सिंपल। अगर लायबिलिटी साइड में रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलता है तो वो क्रेडिट हो, वो डेबिट होगा और पार्टनर क्रेडिट होंगे। अगर ऐसे साइड में कुछ मिलता है तो वो चीज क्रेडिट हो जाएगी और हमारे पार्टनर डेबिट होंगे। क्योंकि लॉस है तो जब भी नुकसान होता है तो डेबिट हो जाता है पार्टनर, फायदा होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी स्वीट सी सिंपल सी सादी सी अच्छी सी वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा कि एडमिशन के टाइम पे रिजर्व और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का क्या होता है। इसके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है जो मैं आप लोगों को कराऊं, हम आगे बढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर वीडियो नंबर 23। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।